बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स की बुक का, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 था बुक्स इन फार्मेसी फार्माकोपिया या फार्मूलरी। बुक्स इन फार्मेसी फार्माकोपिया या फार्मूलरी के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये वो किताबें हैं जिनमें दवा यानी कि ड्रग और ड्रग को डोजेज फॉर्म यानी कि मेडिसिन यानी कि टेबलेट, सिरप, कैप्सूल बदलने के लिए जो जो मराहिल से गुजरना पड़ता है वो सब मरहले दर्ज हैं। दवा की इंफॉर्मेशन दर्ज हैं यानी ड्रग की, और ड्रग से मेडिसिन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनकी भी सारी की सारी मालूमात इसके अंदर दर्ज हैं। इनको फार्माकोपिया या फार्मूलरी कहते हैं। फिर आपको बताया गया था कि ये फार्माकोपिया या फार्मूलरी दो किस्म की थी। एक को हम ऑफिशियल कहते थे, ऑफिशियल बुक्स कहते थे, और दूसरे को हम अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल बुक कहते थे। तो अनऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल बुक्स जो हैं वो भी कुछ फार्माकोपिया थी। ऑफिशियल बुक्स वो ऑफिशियल बुक्स थी जिनको किसी भी मुल्क की कोई गवर्नमेंट के इदारे की सरपरस्ती हासिल थी। जैसे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक्स को वजीर तालीम पंजाब या वजारत तालीम पंजाब की सरपरस्ती हासिल है। इसी तरह मेडिसिन की कोई फार्माकोपिया की किताब जिसे किसी गवर्नमेंट की इदारे की सरपरस्ती हो, वही इदारा उसको लिखवाए, उसकी जल्दबंदी करे, उसको छपवाए, उसमें अमेंडमेंट्स करे, जिद्दत लाए, नई ड्रग आए उसको ऐड करे, ऑफिशियल बुक कहलाती है। और नॉन ऑफिशियल बुक ऐसी किताब होती है जो किसी इदारे, गवर्नमेंट के इदारे की तो नहीं होती लेकिन किसी प्राइवेट पार्टी की होती है। वो प्राइवेट बंदा, जैसे गवर्नमेंट फर्म्स हैं और प्राइवेट इदारे हैं, वो प्राइवेट इदारे वाले उन्होंने अपनी कोई मेडिसिन तैयार करने की बुक लिखी हुई है, उसको नॉन ऑफिशियल बुक कहते हैं, अनऑफिशियल बुक कहते हैं। और ये अनऑफिशियल बुक सेकेंडरी यानी कि ज़िमनी हवाले के तौर पर इस्तेमाल होती है। इब्तदाई हवाला ऑफिशियल बुक का ही दिया जाता है, अगर फिर भी कोई सानवी हवाला देना पड़े तो नॉन ऑफिशियल बुक का सहारा दिया जाता है। आज मैं आपको ऑफिशियल बुक्स में से पढ़ाऊंगा जिनकी मिसालें आपने कल पढ़ी थी। बीपी का मतलब था ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी का मतलब था ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स, बीएनएफ का मतलब था ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूएसपी का मतलब था यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसएनएफ का मतलब था यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी, आईपी का मतलब था इंटरनेशनल फार्माकोपिया, पीपी का मतलब था पाकिस्तान फार्माकोपिया। कोई भी ड्रग जब लिखी होती है उसके लेबल पर आप देखिएगा तो उसके लेबल पर लिखा होता है ईच टेबलेट कंटेन मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम बीपी। फ्लैजिल की टेबलेट आप पढ़कर देखिएगा, पोस्टान की देखिएगा, ईच टेबलेट कंटेन मेफेनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम यूएसपी या बीपी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। यानी ये जिस रेफरेंस की बुक से बनी है उसके बारे में लिखा होगा। अब मैं आपको ऑफिशियल बुक के बारे में पढ़ाते हैं डिटेल से, फिर अनऑफिशियल पढ़ाएंगे या नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल बुक्स में पहली मिसाल ब्रिटिश फार्माकोपिया, बर्तानिया की सरकारी मेडिसिन की बनाने की बुक है जिसका नाम ब्रिटिश फार्माकोपिया है। इसको हम बीपी भी कहते हैं। बीपी हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर को कहा जाता है, लेकिन ये बीपी कुछ और है। अब इसको हम पढ़ते हैं ऑफिशियली। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द मोस्ट कॉमनली अबंडेंटली यूज्ड फार्माकोपिया इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया ऐसी मेडिसिन की फार्मूलों की किताब है, द मोस्ट सबसे ज्यादा अबंडेंटली कसरत से यूज इस्तेमाल होने वाली किताब है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। वो कह रहे पूरी दुनिया में जितनी मेडिसिन्स बन रही हैं उनमें कसरत से ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरकीबों से मेडिसिन बनाई जा रही है। समझ आ रही है बात? टुडे आज के दौर में इट इज मोस्टली यूज्ड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। आजकल ये इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, इसकी आखिर क्या वजह है? जैसे कहा जाए कि बर्तानिया की फार्माकोपिया की किताब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, या कोई के पाकिस्तान फार्माकोपिया पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लग गया है,
तो कोई वजह तो होगी ना। वो कहेंगे कि पाकिस्तानियों की रिसर्च बहुत हाई है और कोई नई ड्रग आती है फौरन उसको अपडेट कर देते हैं, बाकी किताबों में अपडेट नहीं होता, तो इसमें हर चीज मिल जाती है, फिर ही लोग यूज करेंगे ना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया क्यों सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है टुडे, आज के दौर में इट इज मोस्टली यूज, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है बिकॉज चूंकि देयर इनके अप टू डेट मोनोग्राफ रिगार्डिंग द ड्रग, दवा के मुतालिक अप टू डेट का मतलब है हालाते हाजरा के एन मुताबिक, अप टू एन मुताबिक डेट हालाते हाजरा, यानी हालाते हाजरा के एन मुताबिक इनमें अपडेट्स मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मौजूद है। किनकी? मोनोग्राफ ऑफ ड्रग। मोनोग्राफ कहते हैं किताबचे को, छोटी किताब, एक किताब होती है 1000 पेजेस की और एक रिसाला होता है 2-3 सफ़ों का, उस रिसाले को मोनोग्राफ कहते हैं। यानी अगर कोई नई ड्रग ऐड होगी तो वो 2-4 सफ़े उस किताब के आखिर में बढ़ा देंगे, एक छोटा रिसाला उससे चिपका देंगे और ये किताब अपडेट हो गई। पहले जब बनी होगी शायद इसका साइज इतना हो, बढ़ते 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 अब वो 7 जिल्दों में है। कितनी जिल्दों में? बीबी 7 जिल्दों में है। इस तरह 7 से 8 हो जाएंगी, 8 से 20 हो जाएंगी, 20 से 1000 हो जाएंगी। हम रहे ना रहे ये किताब बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, अप टू डेट मोनोग्राफ्स की वजह से इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। The fundamental responsibility of BP is on the Journal Medical Council which was given to it in 1858। वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ऑफ बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया की इज ऑन द जर्नल मेडिकल काउंसिल, बर्तानिया की एक मेडिकल काउंसिल है, जैसे आप लोगों की फार्मेसी काउंसिल है इस तरह वहां पर भी एक मेडिकल काउंसिल है, उसके कंधों पर ये उसकी जिम्मेदारी थी कि इस इदारे ने, जैसे वजारत तालीम के जिम्मे तालीम की जिम्मेदारी, सेहत के जिम्मे सेहत की जिम्मेदारी, इस तरह मेडिकल काउंसिल सरकारी इदारा था उसके जिम्मे इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। Which was given to it in 1858, 1858 में उसको यह जिम्मेदारी दी गई। अब आप अंदाजा करें कि हिंदुस्तान की जंग आजादी 1857 में लड़ी गई जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कैद हो गए। उस वक्त बर्तानिया ने अपना फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया भी बना लिया था और मुसलमानों को कुछ अता पता ही नहीं था हिंदुस्तान में, वो उस वक्त भी जड़ी बूटियों वाली दवाइयां खा रहे थे। एलोपैथी इतनी तरक्की कर चुकी थी, ठीक है, और इस एलोपैथी के मूजिद भी अंग्रेज हैं। दिस बुक कंटेन द फॉलोइंग डाटा, इस बुक में दर्ज झैल डाटा शामिल है। कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, क्या क्या है भाई इसके अंदर? कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, दवा के मुतालिक मुकम्मल मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब छोटा रिसाला, रिसाले का मतलब एक ही दवा के मुतालिक अलिफ से लेकर ये तक सारी डिटेल दर्ज है। वो डिटेल क्या थी? किस सोर्स से हासिल किया, कैसे ड्रग में तब्दील किया, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसके मुज़िर असरात हैं, और क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जहां पर ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक से देखकर अगर कोई टेबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन, सस्पेंशन, लोशन, लिनामेंट, ऑइंटमेंट, क्रीम, पोस्ट्री, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप कुछ भी बन रहा है, वो सब का सब इसके अंदर उसकी क्वालिटी को चेक करने का तरीका लिखा हुआ है। भाई आपने प्रोडक्शन सेक्शन पढ़ा था ना, जहां पर टेबलेट इंडस्ट्री में टेबलेट्स की, सिरप की, कैप्सूल की प्रोडक्शन होती है। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन पढ़ा, वो सेक्शन प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। अब उन्हें क्या पता कि ये टेबलेट के अंदर चीनी कितनी है, ये तरीका भी ब्रिटिश फार्माकोपिया वालों ने लिखा हुआ है कि हमारी बुक से देखकर अगर कोई मेडिसिन बनेगी तो उसको चेक भी ऐसे किया जाएगा। जैसे कोई कंपनी ताला बनाती है, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, वो कहेंगे कि भाई इसको चेक भी ऐसे करना है, वो उसका हल भी बताती है। तो इसके अंदर क्वालिटी को चेक करने के टेस्ट भी मौजूद हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी के प्रोडक्शन सेक्शन में जो चीजें बन रही हैं
उन चीजों की क्वालिटी को कंट्रोल और क्वालिटी को अश्योर करने के भी टेस्ट मौजूद हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म, आपने इससे देखकर जो भी डोजेज फॉर्म बनाया है उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी इसके अंदर मौजूद है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग, किसी दवा को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट एंड एनालिसिस और उसके तज्जिया करने का टेस्ट भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक दवा जो आप फार्माकोपिया से देखकर बना रही हैं, उस दवा का तो वो क्वालिटी और हर चीज का टेस्ट दे रही है, लेकिन एक ऐसी दवा आपको जमीन से मिली, किसी पेशेंट से मिली, कोई घर वाले लेकर आए कि भाई इस दवा का नाम नहीं लिखा हुआ, मेरे बच्चे ने ये गोलियां खा ली, तो डॉक्टर को अगर पता होगा कि ये गोली क्या है तो ही उसका तोड़ करेगा, वरना तो पेशेंट मर जाएगा। तो वो एक सादा गोली बगैर रैपर के खाने वाला मरा हुआ है, बेहोश पड़ा है, बताने वाले को पता नहीं है, हमें हजारों खरबों गोलियां उनकी पहचान नहीं है। पैराडोल को तो आप शायद देख के पहचान जाए, आम है। ट्रांसटान को देख के पहचान जाए, आम है। लेकिन उस दवा को टेस्ट करने का, उसका एनालिसिस तज्जिया करने का टेस्ट भी ब्रिटिश फार्माकोपिया में दर्ज है। एक अननोन ड्रग का उसकी शनाख्त निकालने का टेस्ट। इसलिए ये बुक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ना सिर्फ ये अपनी दवाओं का पता देती है, बल्कि अननोन अद्वियात का भी इल्म आपको देती है। समझ लगी बात? नेक्स्ट आ गया ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, BNF। बी का मतलब ब्रिटिश, एन का मतलब नेशनल, एफ का मतलब फॉर्मूलरी, नेशनल फॉर्मूलरी। बर्तानिया की कौमी फार्मूलों की किताब। बर्तानिया की फार्माकोपिया को फार्मूलरी भी कहते हैं। नाम इसका फार्माकोपिया रखते हैं, नेशनल फार्माकोपिया या फार्मूलरी, बात एक ही है, नाम से कंफ्यूज मत हो। इट इज द नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन। ये बर्तानिया की कौमी मेडिसिन की फार्मूलों की एक किताब है that are being used in United Kingdom। इस किताब के अंदर वो तमाम अद्वियात दर्ज हैं जो यूनाइटेड किंगडम में इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं सल्तनते बर्तानिया। सल्तनते बर्तानिया में जो गोलियां, टेबलेट, सिरप इस्तेमाल होती हैं उनकी मालूमात दर्ज हैं। याद रखिएगा, इस वक्त दुनिया में ड्रग्स के कुल 16,000 मॉलिक्यूल्स हैं। पाकिस्तान में मैक्सिमम 7 से 8,000 मॉलिक्यूल बनते हैं जिनको गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया में उन तमाम 15 से 16,000 मॉलिक्यूल्स की डिटेल दर्ज होगी, लेकिन ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी में सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल की मालूमात दर्ज हैं जो कि सिर्फ बर्तानिया ने अलाउ किए कि ये दवा हमारे मुल्क में बन और बिक सकती है। जैसे पाकिस्तान ने जिन दवाओं को अलाउ किया है वो पाकिस्तान में बनती और बिकती हैं। बहुत सी दवाएं हमारे यहाँ नहीं मिलती, इंडिया में मिलती हैं। बहुत सी दवाएं इंडिया में नहीं मिलती, हमारे यहाँ मिलती हैं। उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान वो दवा नहीं बना सकता। हम भी बना सकते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री है, नॉलेज है, क्रीम है, लोगों के एलीट माइंड है, मशीन्स हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी है जिनमें उनके बनाने की तरकीब भी दर्ज है, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। तो गवर्नमेंट ने जिन दवाओं की इजाजत दी हुई है वो बर्तानिया की गवर्नमेंट ने, जो बर्तानिया में इस्तेमाल होंगी सिर्फ अद्वियात, वो क्या है? ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी का हिस्सा है। और बहुत से लोगों ने बर्तानिया की तरीके को देखते हुए उन्होंने भी तकरीबन इन्हीं मॉलिक्यूल को अलाउ किया हुआ है कि वो उनके मुल्क में भी सिर्फ यही मॉलिक्यूल बनेंगे। सारे के सारे 16,000 नहीं बनेंगे, सिर्फ यही बनेंगे। क्यों? कि बर्तानिया पीपल के रिसर्च अच्छी है, इनके साइड इफेक्ट्स इन मॉलिक्यूल के कम हैं, लिहाजा हमारी नस्लों को भी इनका कोई नुकसान नहीं होगा। जब बर्तानिया जैसा एलीट माइंड पीपल या एलीट माइंड पीपल का मुल्क ये दवाएं इस्तेमाल कर सकता है तो हमारे लिए भी ये मुज़िर यकीनन नहीं होंगी। अपना तजर्बा करने की बजाय दूसरों के तजर्बे से वो फायदा उठाते हैं। तो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी क्या है?
इट इज द नेशनल फार्मूलरी ऑफ मेडिसिन, ये अद्वियात की कौमी फार्मूलों की किताब है। किन अद्वियात की? वैसे तो बहुत सी अद्वियात हैं जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में लिखी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ उन अद्वियात की किताब है दैट आर बीइंग यूज्ड, जो इस्तेमाल में है इन यूनाइटेड किंगडम, सल्तनत बरतानिया में। इट इज रिटन, ये बुक लिखी जाती है, कंपाइल, इसकी जिल्दबंदी की जाती है, एंड पब्लिश, इसको छापा जाता है अंडर द को सुपरविजन। को का मतलब होता है मिलजुल कर, जैसे हम कहते हैं ना कोलीग, हम जमाती, यानी एक काम को सिर्फ एक इदारा सुपरवाइज कर रहा हो और दो इदारे एक काम को सुपरवाइज कर रहे हो, तो हम उसे कहेंगे ये इनकी मुश्तरका निगरानी में है। तो को सुपरविजन क्या हुआ? मुश्तरका निगरानी, मुश्तरका निगरानी, मिलजुल कर वो निगरानी कर। को सुपरविजन ऑफ जीएमसी, जर्नल मेडिकल काउंसिल की निगरानी में है, एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, और शाही अद्वियात की सोसाइटी की निगरानी में है। यानी इन दोनों की मुश्तरका निगरानी में ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी बन रही है। जर्नल मेडिकल काउंसिल सिर्फ ब्रिटिश फार्माकोपिया लिखवाती है, छपवाती है, और नेशनल फार्मूलरी, जर्नल मेडिकल काउंसिल और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया की, ये दो गवर्नमेंट के इदारे नेशनल फार्मूलरी पर काम करते हैं। जनरल मेडिकल काउंसिल ने तो ब्रिटिश फार्माकोपिया में 16,000 मेडिसिन लिख दी, लेकिन ये ग्रेट रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी और जीएमसी डिसाइड करेगी इन 16,000 में से कौन से मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा सेफ हैं और हमारी नस्ल के लिए जरूरी है। समझ आ रही है? दिस बुक इज लार्जली बीइंग यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक, ये किताब इस हो रही है लार्जली, वसी पैमाने पर, बीइंग यूज, इस्तेमाल हो रही है, एज अ टेक्स्ट बुक, एक दफ्तरी किताब के तौर पर। जैसे आपकी मैट्रिक की किताब पर लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड मतलब सरकारी किताब। बहुत से मुल्कों ने बरतानिया के अलावा इस किताब को अपने सरकारी किताब का दर्जा दे दिया है पढ़ाई के लिए। टेक्स्ट का मतलब होता है पढ़ने का काम, ठीक है ना? तो लिखने पढ़ने के काम को टेक्स्ट कहते हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये बुक मेडिसिन की बुक के तौर पे पढ़ाई जा रही है। दिस बुक इज लार्जली बीइंग यूज्ड, ये किताब वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात में जो रजिस्ट्रेशन के एग्जामिनेशन इम्तिहानात होते हैं, डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट जैसे कि आप हैं, आप लोग जब वहां पर आप जाएंगे नौकरी करने दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, तो वो कहेंगे कि भाई आपके पास डिग्री तो है पाकिस्तान की, लेकिन हम लोग अपने मुल्क का टेस्ट लेंगे, क्या आपने ये डिग्री पढ़ के ली है या पैसे देकर ले ली? तो जब आप टेस्ट लेंगे तो आपके सवाल इन किताबों से नहीं आएंगे जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी से पूछेंगे। दर हकीकत ये जो किताबें आप पढ़ रहे हैं ये भी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी से ही निचोड़ी गई चीजें हैं। जब आप वहां ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी पढ़ेंगे और टेस्ट दे देंगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये बहुत से मुल्कों में क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के एग्जामिनेशन के लिए यूएई एंड यूके, यूके की तो ये बुक है ही है, यूनाइटेड किंगडम की वहां तो इस्तेमाल होनी है, यूएई वाले भी इस बुक को देखकर अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की। समझ आ रही है बात? दिस बुक कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस किताब में दर्ज झैल मालूमात शामिल हैं, दर्ज झैल मालूमात शामिल। जैसे ऊपर वाली किताब में ब्रिटिश फार्माकोपिया में कुछ खसूसियात थी, इसमें कुछ खसूसियात होंगी। सबसे पहला क्या है, डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग या मेडिसिन। इस बुक के अंदर दवा के, मेडिसिन या ड्रग के क्लिनिकल, तिब्बी एंड फार्माकोलॉजिकल और अद्वियाती इस एस्पेक्ट्स, पहलुओं के मुतालिक, रिगार्डिंग के मुतालिक डिटेल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज है। इस बुक में किसी भी दवा के तिब्बी और अद्वियाती पहलुओं के मुतालिक मुकम्मल इल्म दर्ज है। दूसरा क्या है, डिटेल नोट ऑन प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी। इस बुक के अंदर दवा की प्रेस्क्रिप्शन लिखने की पॉलिसी का भी डिटेल नोट है। डिटेल नोट से क्या मुराद है, यानी इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि दवा को किस डॉक्टर ने लिखना है, कैसे लिखना है,
कैसे लिखना है और कौन लिख सकता है। जैसे नशे की दवा हमारे यहाँ हर डॉक्टर लिख देता है, यूरोप में हर डॉक्टर नींद की दवा नहीं लिख सकता, ठीक है। तो हर डॉक्टर की स्पेशलिटी होगी, उसमें ये लिखा गया है प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी। प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं तिब्बी नुस्खा। तिब्बी नुस्खा लिखने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका नुक्ता नजर है, उसके मुताबिक इसमें सारी मालूमात दर्ज है। उसके अलावा क्या है, डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द रिफिलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग। रिफिलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग के मुताबिक भी नॉलेज है। याद रखिएगा, प्रेस्क्रिप्शन रिफिल, प्रेस्क्रिप्शन रिफिल। प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं तिब्बी नुस्खा, रिफिल कहते हैं दोबारा भरना। भरने से क्या मुराद है, जैसे हम शीट्स भरकर नई शीट बोर्ड में मांगते हैं पेपर में, ये वो भरना नहीं है। डॉक्टर ने तो प्रेस्क्रिप्शन एक बार लिख दी, भर दी, उस पे लिखा टेबलेट एजोलाम 0.5 mg 30 days 1 OD, एक रोजाना खानी है, 30 दिन खानी है, 0.5 मिलीग्राम की खानी है। तो आगे डॉक्टर ये लिख देगा, यहाँ पर डेट डाली होगी 16 दिसंबर 2020। अब ये पर्ची लेकर पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन लेकर स्टोर पर गया, उसे कहा महीने की दवा डॉक्टर ने लिखी हुई है, महीने की दे दो। वो 30 टेबलेट्स आपको निकाल कर दे देगा, डिस्पेंस कर देगा। आपको देने से मुराद क्या है, डिस्पेंसिंग। उसने आपको डिस्पेंस कर दी। 100 का डब्बा था टेबलेट का, वो खोला, उससे 30 गोलियां निकाल के आपको दे दी पैक करके, या 30 का था पूरा डब्बा दे दिया। अब दिसंबर के बाद जनवरी आ गया, 16 जनवरी, पेशेंट गया स्टोर के पास, उसने कहा मेरी दवा 30 दिन की थी, खत्म हो गई। वो फिर पर्ची दिखाएगा, फिर दवा तलब करेगा, उसको मेडिकल स्टोर वाला दवा देने से इनकार कर देगा। वो कहेगा सर मेरे पास पर्ची तो है, ये दवा नींद की गोली है, मुझे पता है, पर्ची तो है, फिर आप क्यों नहीं देते। वो कहेंगे डॉक्टर ने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि जब ये दोबारा लेने आए इसे देनी है या नहीं देनी। एक बार तो आप ले गए महीने की दवा, 30 दिन की उसने लिखी थी, 30 आप पूरी ले गए, दोबारा देनी है या नहीं देनी, इसको कहते हैं रीफिल। क्या कहते हैं, रीफिल। तो नंबर ऑफ रीफिल यहाँ पर उसने लिखा होता है, नंबर ऑफ रीफिल डॉक्टर लिखता है 1 या 2 या 3 जितने लिखेगा। जब अगर किसी पर्ची पर रीफिल 1 है, आप उसे 30 गोलियां इशू करके प्रेस्क्रिप्शन की बैग पर रिसीव्ड की मोहर लगा दोगे कि इस पेशेंट ने 30 टेबलेट्स रिसीव कर ली इस डेट को, ताकि आप दोबारा मेरी शॉप से ना भी लें, किसी भी शॉप पे जाओगे वो पर्ची जब देखेगा तो वो समझ जाएगा एक बार ये दवा ले चुका है। फिर दूसरी बार जब आप लेने जाओगे, रीफिल लिखा हुआ है वंस मोर, आपको एक बार फिर 30 गोलियां मिल जाएंगी, पर्ची की बैग पे मोहर लग जाएगी, स्टैंप लगा देंगे, रीफिल कंप्लीटेड, प्रेस्क्रिप्शन अब नहीं हो सकती। 2 रीफिल लिखे में तो एक रीफिल की मोहर लग जाएगी और फिर दोबारा। आपके पास पैसे कम हैं, आप थोड़ी भी ले सकते हैं, 30 की बजाय 15 गोलियां, तो 15 की मोहर लगाएगा। फिर 30 जब तक पूरी नहीं होगी, वो अभी तक आपका पहली डोज ही चलती रहेगी। समझ लग रही है बात। तो ये ऐसा निजाम है पूरी दुनिया में, यहाँ तो किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ तो किसी बात का रिकॉर्ड नहीं है। वहां पे एक एक गोली का हिसाब है कि हमारे मुल्क की फैक्ट्री में 1 करोड़ गोलियां बनी, एक एक गोली का हिसाब है कि 1 करोड़ टेबलेट्स किस किस शख्स ने मुल्क के किस किस कोने में खाई। उधर की गवर्नमेंट के पास इस चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तान में भी ये रूल्स फॉलो करने की कोशिश की जाती है। तो इस लिहाज से क्योंकि हम पूरी दुनिया में अंग्रेजों की ही तरीकों को राइज है, उनका इल्म हमसे ज्यादा है, दुनियावी इल्म, तो हम उनके मोहताज हैं दुनियावी तरक्की में, दुनियावी इल्म में। पहले एटम बम वो बनाते हैं, फिर हम फार्मूले चोरी करते हैं, पहले दवा वो बनाते हैं, फिर हम फार्मूले चोरी करते हैं, पहले मिसाइल वो बनाते हैं, फिर हम चोरी करते हैं, पहले गन वो बनाते हैं, फिर हम चोरी करते हैं।
तो हम लोग इनके मुहताज हैं, लिहाजा हमें इनकी पॉलिसीज भी माननी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये बात है कि इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कि प्रेस्क्रिप्शन जब किसी के पास आएगी उसको वो शख्स कैसे हैंडल करेगा और कितना रिफिल कर कर देगा, ये मालूमात उसके अंदर दर्ज हैं, ये मालूमात उसके अंदर दर्ज हैं। ठीक है, तो अब और क्या है, अब और ये है कि नेक्स्ट है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स बीपीसी, बीपीसी। ये पेपर में आ जाता है, बीएनएफ स्टैंड फॉर, बीपी स्टैंड फॉर, बीपीसी स्टैंड फॉर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स। ठीक है, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स क्या है, इन 1903 में फर्स्ट टाइम, पहली बार द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया की शाही मेडिसिन की सोसाइटी ने रियलाइज, ये महसूस किया, द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ एन अदर फार्माकोपिया, कि उनके मुल्क में एक और भी सरकारी फार्माकोपिया होना चाहिए। दर हकीकत जनरल मेडिसिन सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी ब्रिटिश फार्माकोपिया को बना रही थी, तो और रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के पास कोई फार्माकोपिया नहीं था। फिर इसने एक अपना फार्माकोपिया जिसका नाम ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स रखा गया बना दिया। इन्होंने अपना बना दिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया वाला जनरल मेडिकल काउंसिल ने अपना बना दिया, एक ही मुल्क के दो सरकारी इदारे थे, दोनों ने अपना अपना बना दिया। जनरल मेडिकल काउंसिल डॉक्टर्स की थी, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी फार्मासिस्ट की थी, तो फार्मासिस्ट ने अपना बना दिया, डॉक्टर ने अपना बना दिया। फिर इन दोनों ने कंसेंसस डेवलप करके आपस में इश्तराक करके एक मुश्तरका बुक बना दी जिसका नाम ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी रखा गया। अभी आपने ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी पढ़ी है ना, जो किसकी सुपरविजन में लिखी जाती है, ग्रेट फार्मास्यूटिकल, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और जनरल मेडिकल काउंसिल। तो इन्होंने सोचा ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बनाने का फार्मासिस्ट ने कि भाई एक और फार्माकोपिया की बुक होनी चाहिए उनके मुल्क में, which is specially made for medical practitioner and dispensing pharmacist, which is जिसको स्पेशली खसूसी तौर पर मेड बनाया जाए for the medical practitioner, मेडिकल प्रैक्टिशनर दवाओं की प्रैक्टिस करने वाले, यानी अताई डॉक्टर या आम डॉक्टर या सादा डॉक्टर के लिए बनाई जाए, एंड डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट और मेडिसिन मुहैया करने वाले फार्मासिस्ट की रहनुमाई के लिए ये बुक लिखी जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी और को रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने और जनरल मेडिकल काउंसिल ने मिलकर बनाया। जनरल मेडिकल काउंसिल ने बीपी लिखा, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने बीपीसी लिखा, और इन दोनों बुक्स को मिलाकर उन्होंने बीएनएफ लिया दोनों ने। तो इन्होंने फार्मासिस्ट के लिए इसमें हिदायत लिखी। ठीक है, दिस बुक कंटेन द नॉलेज एंड आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग इशू ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये फार्मास्यूटिकल साइंसेस मेडिसिन के इल्म के मुताबिक दर्ज झैल इसमें इल्म और आर्टिकल यानी के मकाले थे। आर्टिकल किसे कहते हैं, मजमून या मकाले। क्या क्या लिखा हुआ था, रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग मेथड ऑफ मेडिसिन स्पेसिफिक टू देयर नेचर, रिगार्डिंग के मुतालिक इल्म था, डिस्पेंसिंग दवा को मुहैया करने के मुतालिक इल्म था, कैसा इल्म, मेथड के किन तरीकों से मेडिसिन दी जाएगी पेशेंट को टू देयर नेचर, उसकी नेचर के लिहाज से। मिसाल के तौर पर मेडिसिन अगर लिक्विड है तो वो पिलाई जाएगी या मालिश की जाएगी, लिक्विड है लगाई जाएगी या आंख में डाली जाएगी, इंजेक्शन धरेंगे। ये उन्होंने बताया कि इस दवा को हम कैसे दें, इसकी नेचर क्या है, इसका इंजेक्शन बनाएं कि ड्रॉप बनाएं। दूसरा क्या था, द टेक्निक, इस बुक के अंदर ये टेक्निक्स भी थी और डिस्पेंसिंग दवा को मरीज को देने की टेक्निक्स भी थी। क्या, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। इसके अंदर यूनिट डोज डिस्पेंसिंग भी थी और मल्टी डोज डिस्पेंसिंग की मालूमात भी थी। यूनिट कहते हैं एक को, डोज कहते हैं खुराक को।
डिस्पेंस कहते हैं मुहैया करना। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने लिखा इंजेक्शन डिक्लोरान सुबह शाम बीडी, और 3 दिन का लिखा, यानी टोटल 6 इंजेक्शन लगेंगे। सुबह शाम अगर एक इंजेक्शन 3 दिन लगे तो कितने चलेंगे? 6 इंजेक्शन। कितने लगेंगे? 6 इंजेक्शन। तो ये जो 6 इंजेक्शन है सुबह शाम लगेंगे, ठीक है। तो 6 इंजेक्शन देने की बजाय अगर वो आपको एक इंजेक्शन दे और कहे कि अगला शाम को लेना जब उसके लगने का वक्त है, फिर वो कहे तीसरा इंजेक्शन तब लेना जब सुबह को लगने का वक्त है, चौथा तब लेना जब अगले दिन शाम को लगने का वक्त है, बजाय इसके कि एक साथ 6 इंजेक्शन दे दे, वो आपको एक एक करके दे। इसको कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। और मल्टी डोज डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है कि आपको 6 के 6 इकट्ठे दे दे। आमतौर पर जो एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन होते हैं, नशे के, नींद के इंजेक्शन होते हैं, वो एक एक करके मरीज को देते हैं। बेशक डॉक्टर ने 60 दिन के लिख दिए हो, वो कहेंगे भाई एक अब ले जाओ, एक शाम को, ताकि उससे कोई चोरी ना कर ले, वो आगे ना किसी को बेच दे और नशे की लत किसी और को ना लग जाए। समझ आ रहा है? तो इसमें मालूमात दैट यूनिट डोज डिस्पेंसिंग और मल्टी डोज डिस्पेंसिंग। तीसरा था a thorough knowledge regarding the pharmacological aspects of drug। इस बुक के अंदर थॉरो कंप्लीट नॉलेज इल्म था रिगार्डिंग के मुतालिक फार्माकोलॉजिकल अद्वियाती एस्पेक्ट्स पहलुओं के मुतालिक ऑफ ड्रग के, यानी दवा के इंसान के जिस्म पर जो जो अद्वियात असरात करती हैं उन असरात के मुतालिक सारा इल्म दर्ज था। समझ आ रही है कि दवा हमारे जिस्म पे क्या असर करती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन टेक्निक्स ऑफ ड्रग, इस बुक के अंदर दवा को मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में बनाने का एंड फार्मुलेटिंग और उसका फार्मूला तैयार करने की मालूमात भी दर्ज थी। यानी तकरीबन कंप्लीट मालूमात इसके अंदर मौजूद थी। ना सिर्फ दवाइयों के इस्तेमाल की मालूमात थी, उनको डिस्पेंस मरीजों को मुहैया करने की मालूमात थी, लगाने की मालूमात थी, हत्ता के बनाने की मालूमात भी थी। ये ब्रिटिश फार्माकोपियर कोडेक्स था जिसको रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने बनाया। ब्रिटिश फार्माकोपिया को जर्नल मेडिकल काउंसिल ने बनाया। फिर इन दोनों इदारों ने इश्तराक कर एक दरमियानी बुक बनाई जिसका नाम ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी रखा गया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें।